Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. टैग टीवी सुपर चैट लाइव। आज वेडनेसडे है 30 सितंबर और बहुत सारी बातें हैं। जैसा कि आपने हमारा टीज़र देखा, आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि आज का हमारा सुपर चैट का एजेंडा बहुत ही लोडेड है, गर्मा गर्म है। आपकी पार्टिसिपेशन है, आपकी इन्वॉल्वमेंट है। सुपर चैट लाइव टैग टीवी का जिस तरह जा रहा है उसका मतलब है कि आपकी पार्टिसिपेशन बढ़ रही है। यही हमारा मकसद है, ये हम अपने परिवार को बढ़ा रहे हैं। मैंने पिछले बार कहा था नैरेटिव का परिवार, और आज हम बातचीत करेंगे हमारे जो मेरे जैसे जो मुस्लिम्स फेथ के लोग हैं भारत में और इवन वर्ल्ड वाइड, उनको कैसे इंटीग्रेट किया जाए, उनकी सिमुलेशन की जाए, कैसे एक्चुअली उनकी हेल्प की जाए। उनकी हेल्प से क्या होगा कि हम सब का ये समाज हारमोनियस समाज बनेगा। बहुत बरीक बात है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का जो ये प्रॉब्लम आया, ये जो मसला आया, इस पे क्या हमारे विचार हैं, क्या हमारा ऑल्टरनेट नैरेटिव है, इस पे बातचीत होगी। यूएस डिबेट, यूएस प्रेसिडेंशियल डिबेट 2020 कल रात को पहली डिबेट हुई प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके ओपोनेंट जो बाइडन के बीच में। बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं। इससे पहले कि मैं उन सब बातों पे बातचीत शुरू करूं, अपने विचार शुरू करूं, आपके विचार लूं, हमारा सुपर चैट का सिलसिला आगे जाए, टैग टीवी को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया। यूट्यूब पे टैग टीवी के चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइव करें, इंस्टाग्राम पर अभी हम इतने एक्टिव नहीं हैं लेकिन हमारा चैनल है उसमें भी हमें लाइक करें, ट्विटर पे हमें फॉलो करें। जहाँ जहाँ आप टैग टीवी को ढूंढेंगे टैग टीवी स्लैश में आपको मिलता चला जाएगा। और स्लैश की जब बात हो रही है तो आपकी जो कंट्रीब्यूशन है, जो डोनेशन है, वो टैग टीवी के पेपॉल के अकाउंट पर paypal.me/टैग टीवी इंटरनेशनल। बहुत इजी है, अब तो मुझे भी याद हो गया, देखना नहीं पड़ता, आपको भी याद हो जाएगा। paypal.me/टैग टीवी इंटरनेशनल, paypal.me/टैग टीवी इंटरनेशनल। हम बहुत धन्यवाद हैं सबके जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। मैं बहुत जल्द उन सब को फ़र्दन जिन जिन का ईमेल हमें मिल रहा है, मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा। और इसके साथ साथ यूट्यूब के इस सुपर चैट में भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। असल मुद्दे की तरफ आते हैं, आपकी पार्टिसिपेशन की तरफ आते हैं, और मेरी जो इसमें पार्टिसिपेशन है आपके साथ वो आती है सामने। यही है सुपर चैट लाइव का मकसद। बात यह है कि ये एक बड़ा सवाल है कि क्या मुस्लिम्स भारत में ख़ास तौर पर उस तरह का हिस्सा बन पाएंगे जिस तरह पूरा भारत उनको देखना चाहता है। कई लोग मुझसे ये सवाल उठाते हैं कि ये सवाल ही क्यों खड़ा हो रहा है, जब ऐसा सैकड़ों सालों से हो रहा है तो आज ये सवाल क्यों खड़ा हो रहा है। ये सवाल है, हम डिबेट्स को अंडर द कारपेट नहीं डाल सकते, हम डिबेट्स को शन नहीं कर सकते, उनका मुंह बंद नहीं कर सकते इससे पहले कि मीडिया पर वो अगली बन जाएं, एक दूसरे के लिए बुरे बुरे ख्यालात सामने आएं, बुरे बुरे विचार सामने आएं। इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कैंडिड टॉक करें, बिला तकल्लुफ़ बातचीत करें। यही हल है इस सारे मसले का। मैं अपनी बातचीत को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। सबसे पहले मैं जमीयत उलमाए हिंद के मौलाना महमूद मदनी साहब का एक वीडियो क्लिप आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो उन्होंने 1 साल पहले बात की थी एब्रोगेशन आर्टिकल 370-35A पर। पहले वो देख और सुन लीजिए, फिर मैं बातचीत को आगे लेकर चलूँगा आपके साथ। कुछ दुश्मन ताकतें आज ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही हैं जो अंदर भी मौजूद हैं हमारे,
कि भारत का मुसलमान और देश के और लोग या देश अलग अलग रास्तों पर हैं। हम इसको, इस आइडिया को बिल्कुल पूरी ताकत से रिजेक्ट करते हैं। ये देश हमारा देश है और हम अपने देश के साथ खड़े हैं, देश की इज्जत के साथ, देश की सलामती के साथ। दोनों चीज़ों पर कोई समझौता किसी कीमत पर नहीं किया जा सकता। हम पूरी तरह अपने मुल्क के साथ हैं और चेताना चाहते हैं मुल्क दुश्मन ताकतों को, चाहे वो अंदर की हो और चाहे बाहर की हो। फारूकी साहब वो अंदर वालों के डर के मारे ही वो सब रिक्वेस्ट लगा रहे थे कि उसको बिटवीन द लाइन पढ़ के इधर उधर मत करिएगा। जो रूह है, जो सोच है, वो सोच ये है कि हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन नेशनल इशू पर हम अपने नेशन के साथ थे, हैं और रहेंगे। और ये नए नहीं हुए हम अचानक, हमारा पास्ट इसका गवाह है, हमारी हिस्ट्री इसकी गवाह है। हमने 1951 में कश्मीर को लेकर रेजोल्यूशन पास किया है, हमने 1963 में पास किया है और अब 2019 में भी किया है, बिल्कुल एक उस सोच के साथ कि हमारा देश है, हम इसके हैं, ये हमारा है। मौलाना महमूद मदनी साहब जमीयत उलमाए हिंद के सेक्रेटरी जनरल पिछले साल वाशगाफ लफ्ज़ों में ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को पैगाम देते हैं कि कश्मीर पे जो भारत की सरकार का मौक़िफ़ है, जो आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन हुई, हम साथ हैं, हम इसको साथ लेकर ना सिर्फ मानेंगे बल्कि मनवाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि ये क्या सवाल हुआ कि हम भारत का ऐसा नहीं है, हम तो सदियों से भारत का ऐसा है। बिल्कुल ठीक कहा मौलाना महमूद अहमद मदनी साहब ने, बिल्कुल दुरुस्त कहा। लेकिन सवाल ये है कि उनके साथ पे किसी को क्वेश्चन नहीं है। यहाँ बात हो रही है इंटीग्रेशन की, एसिमिलेशन की। पूरी दुनिया में इमिग्रेशन होती है। यहाँ कनाडा में मैं भी इमिग्रेंट के तौर पर आया हूँ, और भी भारतीय और दुनिया भर से यहाँ मिलियंस की तादाद में हैं, और मिलियंस एंड मिलियंस की तादाद में यूएसए में हैं, यूरोप में हैं, मिडिल ईस्ट में काम करते हैं। बात ये नहीं है कि हम उन सोसाइटीज़ को ओन करते हैं या उनका हिस्सा बने हुए हैं। बात ये है कि हम इंटीग्रेट कितने हैं। बात ये है कि वो सोसाइटीज़ कितना हेल्प करती हैं इंटीग्रेट करने में। ये है असल में बातचीत। मैं असल में थीसिस को आगे बढ़ाऊंगा, और भारत में जो ये सारे का सारा नेटिव है। अभी रिसेंटली ज़फ़र सरेशवाला साहब का एक इंटरव्यू आरिफा खानम शेरवानी साहिबा के साथ ऑन एयर गया। उनके साथ उनके पहले भी इंटरव्यू आए हैं, उनमें से कई क्लिप वायरल हुए। मैं द वायर की कर्टसी के साथ और मोहतरमा आरिफा खानम शेरवानी साहिबा की कर्टसी के साथ और ज़फ़र सरेशवाला साहब की कर्टसी के साथ ये एक मुख्तसर सा वीडियो मैं इसलिए आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि मैं जो थीसिस आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसमें ये हेल्प करेगा। देखिए और सुनिए। रात दिन हिंदुओं के साथ बड़े हुए। मैं तो मेरी क्लास में अकेला मुसलमान था 11 साल तक। मुझे मेरे हिंदू दोस्त जो थे, वो जो मजहबी था, हम उनके घर जाते थे, उनके गायत्री मंत्र उनके बोल बोल के मेरे को याद हो गए। भाई लोग बोलते हैं हनुमान चालीसा उन्होंने पढ़ा, मैंने कहा यार मेरे को भी बुलाते, मैं भी पढ़ सकता हूँ। तो आपसे बोलते नहीं है एंकर तो कि हनुमान चालीसा पढ़ के सुनाइए? एंकर्स बोलते हैं आपको? नहीं, तो मैं उनको सूर्य फातिहा पूछूंगा। मैं बोलूंगा देखो मैं आपको सैकड़ों मुसलमान हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र वाले बुला लूंगा, आप मुझे एक बता दो सूर्य फातिहा वाला। मैंने कहा मैं तैयार हूँ। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखिए ये जो हिंदू है, जो बड़ी तादाद में, वो ये नहीं चाहता। मुझे बहुत सारे हिंदू दोस्त मेरे कहते थे कि यार बोले ये ठीक है, लेकिन हमको ऐसा मुल्क नहीं चाहिए कि जहाँ पर मुसलमान डाउन ट्रॉडन हो, या मुसलमान को तुम पाकिस्तानी कहो, या तो ये मुसलमान तो है नहीं। यानी अगर जो मैं हमेशा कहता था कि ध्रुवीकरण को हराएगा हिंदू हराएगा। आप मुझे दिल्ली बताओ ना, दिल्ली के अंदर मुसलमान हैं कितने? 10% और तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूंसी कितनी है? 4 या 5। तो क्या मुसलमान हरा सकता है? अगर हराएगा ध्रुवीकरण को तो कौन हराएगा? हिंदू हराएगा। और वही बर्दाश्त नहीं। और मैं ये कहने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ कि आज इस मुल्क में जो सेक्युलरिज्म है, और ये मुल्क सेक्युलर है वो इसलिए कि यहाँ का हिंदू सेक्युलर है। वरना आप मुझे बताओ ना कि अगर इस मुल्क का हिंदू अगर कम्युनल होता तो मैं और आप जी सकते? तो ज़फ़र सरेशवाला साहब जो बहुत ही बड़ी अंदाज से भारत के हारमोनियस समाज का हिस्सा हैं, भारतीय हैं, नस्लों से भारतीय हैं,
वो भी अपने इंटरव्यू में ये नुक्ता उठाते हैं कि हिंदू सेकुलर है, इसलिए हिंदू हमारे साथ है। तो मुस्लिम सेकुलर क्यों नहीं हो सकता? मुस्लिम सेकुलर क्या इस वजह से नहीं हो सकता कि वो अपना वन वे चाहता है, यानी वन वे ट्रैफिक का हक है? क्या हर्ज है? वैसे तो हमारे कई मुस्लिम जो स्कॉलर्स हैं कहते हैं इस्लाम सेकुलर है। भाई सेकुलर है, सेकुलर का मतलब क्या है ज़रा मुझे बता दीजिए। सेकुलर का मतलब है कि आप अपने रिलीजियस इश्यूज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में गड़बड़ नहीं करेंगे। ये था ना, कोई ज़रूरी नहीं कि हिंदुस्तान सेकुलर हो या कोई भी कंट्री सेकुलर हो, मगर जब हम सेकुलरिज्म के माने देखते हैं वो तो ये है ना। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पे तो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स हुई, सेकुलरिज्म के नाम पर तो सिर्फ हम मुसलमानों को अकोमोडेट किया गया, बाकियों को जो मेजॉरिटी थी उनको भी अकोमोडेट नहीं किया गया। तो क्या ये वन वे ट्रैफिक है कि सिर्फ हिंदू ही सेकुलर हो? वो कहते हैं कि हिंदू अपनी नेचर के एतबार से सेकुलर है, तो मुस्लिम अपनी नेचर के एतबार से सेकुलर अगर नहीं है तो क्यों नहीं हो सकता? ये है वो सवाल। बातचीत में आगे लेकर चलूँगा और एक अहम पैराडाइम पे इसको आपके साथ शेयर करूँगा। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ सवालात, इससे पहले कि आपके सवालात आएँ, आपके साथ मैं सवालात शेयर करूँ अपनी। और इससे पहले कि मैं अगले वीडियो की तरफ जाऊं, मैं एक बार फिर याद दिलाता हूं कि सुपर चैट पे जो आप सब दोस्त कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्वेश्चन भी भेज रहे हैं, और ख़ास तौर पर राहुल शर्मा साहब ने एक क्वेश्चन डाला, क्वेश्चन नहीं कमेंट भी है, उन्होंने कहा और हमें उन्होंने कंट्रीब्यूट भी किया, बहुत शुक्रिया। उन्होंने कहा, वो मैंने पंजाबी का बुल्ले शाह का शेर अक्सर पढ़ता हूँ, जद गल समझ लई ते रोला की, ए राम रहीम ते मौला की। इसका मतलब यही है कि जब बात समझ आ गई तो फिर किस बात का रोला है? राहुल शर्मा जी, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, जब बात समझ आ गई तो किस बात का रोला है? ये राम रहीम मौला का झगड़ा ही नहीं है। फिर ये वाकई ही यही आज का पैराडाइम है। एक्चुअली ये बात नहीं समझ आ रही। क्यों नहीं समझ आ रही? यही मसला है। मैं अब अगले वीडियो की तरफ जाता हूँ। हमारे बहुत ही बढ़िया दोस्त संजय दीक्षित साहब, उनका जयपुर डायलॉग, और जब मैं ये कहता हूँ कि बहुत बढ़िया दोस्त संजय दीक्षित साहब और पुष्पेंद्रा जी, तो इस पर भारत के बहुत सारे जो लिबरल सेकुलर मुस्लिम एलीट है वो मेरे पीछे आएंगे और कहेंगे कि ये तो हिंदुत्व के लोग हैं। मैं उसकी वजाहत करूँगा। पहले इन दोनों के शो से, मैं जयपुर डायलॉग की कर्टसी के साथ इन दोनों के शो से एक छोटा सा क्लिप आपके साथ शेयर करता हूँ। गंगा जमुनी तहजीब वाला एक मामला है, उसके बारे में कहती है उसको फ़ख्र है अपनी ईरान और तुरान और अरब की जो पैदाइश है उसके ऊपर। लेकिन मैं ये सोचता रहता हूँ कि ये ऐसा सब होने के बाद भी ये गंगा जमुना का नाम क्यों लेते हैं? ये अगर तुरान के हैं तो आमू दरिया तहजीब क्यों नहीं बोलते? अगर ये ईरान के हैं तो कारू मारू नदी के बारे में क्यों नहीं बोलते? और अगर ये अरब के हैं तो वो उफरातिया और दहलाज जो यूफ्रेटिस और टाइग्रिस है उसके बारे में क्यों नहीं बोलते? ये गंगा जमुना पे आके क्यों रुक जाते हैं? आखिरकार ये कौन सी मुनाफकत है? देखें संजय भाई, अगर आप देखें कि ये गंगा जमुना तहजीब क्या है जिसका लेटेस्ट वर्जन सेकुलरिज्म है, तो गंगा जमुना तहजीब का जो इलाका हिंदुस्तान में रहा, खासतौर से वो अवध का पूरा इलाका है जो आपको, जिसको लखनऊ है और आगरा है, ये पूरे इलाके को ये गंगा जमुना तहजीब का फ्रॉड इसी जगह से शुरू हुआ। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस फ्रॉड की जरूरत क्यों पड़ी और हम किस बैकग्राउंड में, किस पस मंजर में भारत के सामने हम गंगा जमुना तहजीब कहते हैं। मेरे ये दोनों दोस्त गंगा जमुना तहजीब की बात कर रहे हैं और सवाल उठाते हैं संजय दीक्षित जी कि जब वो भारत को ऑन ही नहीं करती, भारत की मुस्लिम शराफिया, तो फिर वो कहते हैं हम ईरान से आए हैं, अरब से आए हैं, तुर्की से आए हैं, तो वहाँ के दरियाओं का नाम लें, वहाँ की नदियों का नाम लें। तो वो ये सवाल उठाते हैं फिर गंगा जमुना की तहजीब का क्यों जिक्र हो रहा है, जब ये हमेशा से फॉरेनर समझते हैं अपने आप को।
उस धरती के बन ही नहीं पाते। देखिए मैं कनाडा में 20-22 साल से हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे मिडल ईस्टर्न, इवन पाकिस्तानी और भारतीय ऐसे ही हैं जो भी 2-1 साल से आए हैं कनाडा में या अमेरिका, वो फौरी तौर पर कनाडा और अमेरिका को ओन कर लेते हैं। भाई भारत को क्या मसला है कि हम 20 साल से ओन ही नहीं कर पाए। 20 साल तो माफ़ी दीजिए मुझे, बड़ी छोटी उम्र है भारत के कॉन्टेक्स्ट में, 20 नस्लों से ओन नहीं कर पाए। ये है इंटेग्रेशन और असिमिलेशन का मसला। नस्लें पैदा हो रही हैं, भारत की धरती से जुड़े हुए हैं, मगर अशराफिया जो है वहाँ की, वो भारत के साथ अपने आप को उस तरह रिलेट ही नहीं कर पाती, और एक तरह से वो एहसान करते हुए कहते हैं कि भाई हमने गंगा जमुना की तहजीब को अपना लिया है। तो जब हर चीज़ बाहर की ही है तो फिर गंगा जमुना को क्यों अपना रहे हैं, ये वो सवाल है। मैंने अभी बात की थी कि दोस्त ये कहेंगे कि मैं क्यों संजय दीक्षित भाई और पुष्पेंद्रा जी को अपना दोस्त कह रहा हूँ। मेरे वो फखरिया दोस्त हैं, इसलिए कि दोनों पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स हैं। डिबेट्स वो एक तरह से क्रिएट कर रहे हैं, बहुत बड़ी डिबेट्स क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उनकी डिबेट को हम शन नहीं कर सकते। उनकी डिबेट्स सुननी होगी, उनकी बातें सुननी होगी। आपके एलीट की तरफ से तो कितने कितने बड़े एलिगेशंस लगते रहे पूरे समाज पे, सारा भारत सुनता रहा। अब जब भारत की बारी आई है, मेजॉरिटी ऑफ द भारत की, आपसे सवाल करने की, तो आप हेटेड कह के, इस्लामोफोबिया कह के उनके मुंह बंद करना चाहते हैं। ये इंटेग्रेशन नहीं है, ये असिमिलेशन नहीं है, ये हारमोनी इस तरह नहीं क्रिएट हुआ करती। हारमोनी मेज़ पे बैठ के खुल के बात करने से क्रिएट होती है। ये सारी बातें चल रही हैं। मैं एक बार फिर याद दिलाऊं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ जहाँ हम सोशल मीडिया पे, फेसबुक और जगह हैं वहाँ पे लाइक्स कीजिए, और इसके साथ साथ जो आप यूट्यूब में कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, क्वेश्चन भी भेज रहे हैं, उनको भी आप हमारे साथ जारी रखें। टैग टीवी का जो पेपाल का अकाउंट है, उसके ज़रिए आप हमें 24/7 आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अराउंड द ईयर, और वो है paypal.me/tagtvinternational। मैंने कई बार वजाहत की है, फिर करता हूँ, हमारा ये कंट्रीब्यूशन लेके मकसद ये है कि हम अपने नैरेटिव के इस जहान को बिल्ड करें। When will Muslim countries graduate to secularism, or they will not ever? अब ये हमारे शिनिजिस जिनका ये यूट्यूब का अकाउंट है, हर बार हमें कंट्रीब्यूट भी करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद साथी। मुश्किल सवाल है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कभी नहीं करेंगे, करना तो पड़ेगा। ये तो मुस्लिम कंट्रीज़ का मसला है, उनकी प्रॉब्लम है। बात है जो भारत में इस वक्त हो रहा है वो क्यों हो रहा है, मैं इस डायरेक्ट सवाल पे आऊँगा। इससे पहले मैं एक और सिर्फ वीडियो दिखाना चाहता हूँ इसी हवाले से कि वो जो शाहीन बाग चूँकि जुड़ा हुआ है, ये जो रीसेंट सागा था बहुत बड़ा, पिछले साल की भी बात नहीं, पिछले साल शुरू हुआ था, इस साल यानी फरवरी में अपने पीक्स पर गया। अगर ये मार्च में कोविड का प्रॉब्लम ना होता तो ये शायद अभी भी ढोल धमक्के वहाँ चल रहे होते, पैसे बट रहे होते, और समझ ही नहीं आई CAA के साथ जुड़ा हुआ था। वो भी रीसेंट डेवलपमेंट्स में एक बहुत बड़ा मसला है। मैं पहले ये क्लिप दिखाता हूँ, फिर पूरा अपना पैराडाइम आपके साथ लेकर आता हूँ।
जो ये मार्च हो रहा है, ये हम जनता के दिल में एक विश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब उनको घबराने की जरूरत नहीं है, अब उनको डरने की जरूरत नहीं है। और पुलिस जो है, जो भी इसमें कोई गलत काम करेगा उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। तो हम ये बेसिकली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। बाकी इलाके में पूरी तरह से शांति है, किसी भी कोई अप्रिय घटना की जो है सूचना हमें नहीं मिली अभी तक। माहौल तो परसों से बेहतर है। परसों 24 और 25 को माहौल ख़राब था, 26 तारीख में सही है, अब सही है। हाँ, कल भी ठीक रहा है। हमने कोशिश भी करी थी यहाँ पे 20 आदमियों की, हिंदू मुसलमान मिलकर कि यहाँ मार्च भी किया था हमने कि हालात शांति हो जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा। लेकिन अब ठीक है, बेहतर है। अभी दवाई प्रोवाइड करा रहे हैं हम जरूरतमंदों को? हाँ, जो हमारे पास है हम अवेलेबल है, अगर हमारे पास है तो दे रहे हैं। इसी साल फरवरी के आपको कुछ वीडियो क्लिप्स ANI की कर्टसी के साथ दिखाए जिसमें डेली राइट्स की बातें हैं। और डेली राइट्स शुरू होती हैं वो जो ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, यही इंटेग्रेशन का सवाल है, यही असिमिलेशन का सवाल है। इसी बुनियाद पर पाकिस्तान बना था या अंग्रेज़ों ने बनाया था। इसी सेंटिमेंट को, जो एलीट का सेंटिमेंट था, आम जनता का सेंटिमेंट नहीं था उस वक्त भी इतना, ये तो एलीट्स में था। मिस्टर जना एंड कंपनी, जिनको इस्लाम का भी पता नहीं था, उन्होंने ये कहा 2 नेशन थ्योरी, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसको सपोर्ट किया कम्युनिस्टों ने उस वक्त के। है ना हैरत की बात, बड़े बड़े प्रोग्रेसिव ने सपोर्ट किया। चलिए, हिस्ट्री के ब्लंडर होते हैं। इमरान खान बार बार RSS का नाम लेके कहते हैं कि जी उन्होंने कभी, RSS के गुरु ने कभी कहा था, मुस्लिम्स के बारे में क्वेश्चन उठाए थे। तो वो उस वक्त के, अगर उठाए थे तो उस वक्त के पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में थे ना। आपने क्या क्या सवालात नहीं उठाए। पीछे ज़फ़र सुरेश वाला साहब ने कहा कि ये भी एक प्रॉब्लम है भारत के मुसलमानों को कि वो बेचारों को रिलेट कर दिया जाता है पाकिस्तान के साथ। जमीयत उलमाए हिंद के मौलाना मदनी साहब कहते हैं कि हम भारत का सदियों से हिस्सा हैं और हम पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मानते ही नहीं किसी भी चीज़ में, हम भारत हैं। बिल्कुल ठीक कहते हैं, दोनों साथी ठीक कहते हैं। फिर मसला कहाँ है, गड़बड़ कहाँ पे है? गड़बड़ ये है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसमें है। ये नई नस्ल कह रही है। वो दोनों तो सीनियर्स हैं, मौलाना मदनी साहब और सुरेश साहब, उन यंग लोगों से तो सीनियर हैं, ग्रूम्ड है, वो कुछ और तरह से सोच रहे हैं। ये जो नई नस्ल में एक लेफ्ट ने एक फूंका है मसला, वो आफ्टर ऑल क्या है? क्या उसमें इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं? ये प्रॉब्लम है। देखिए, बात बड़ी सादी है। अब मुझे पैराडाइम पे आने दीजिए बराह रास्त। 4 वीडियो मैंने आपको दिखाए, ज़फ़र सुरेश साहब वाली बात, मौलाना मदनी साहब वाली बात, फिर पुष्पेंद्रा जी और संजय जी एक डिस्कोर्स करते हैं और वो करते रहते हैं इस तरह की बातें, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। और फिर ला इलाहा इल्लल्लाह का मैंने आपको वीडियो दिखाया। तो पैराडाइम ये है कि मुस्लिम्स भारत को एज देयर ओन टेरिटरी तो ओन करना चाहते हैं, करते हैं। मैं मुस्लिम एलीट की बात कर रहा हूँ, उनकी लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। आम जो बेचारा मुस्लिम है, मैंने देखा हुआ है भारत फिर के, उसको तो कुछ नहीं गर्ज होती। उसका तो काम ये है कि जनता, जो आसपास के लोग रह रहे हैं, वो एक ही तरह के दिखते हैं, एक ही तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन जो एलीट है वो उनको ये पैगाम देते हैं कि नहीं, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो उनको कान में बार बार डालते हैं। और फिर उसके बाद भारत का जो ओवरऑल एक समाज है, उसमें साल हर साल से चला आ रहा था सेकुलरिज्म का ये एक गलत परसेप्शन। वो परसेप्शन और बड़ा है। अब जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं भारत के 2014 से, तो लोगों का ये ख्याल है, उस लेफ़्ट की एलीट का, अपोजिशन जो उनको नहीं चाहते, वो अपने पॉलिटिकल कार्ड खेलते हैं। वो उनको बार बार ये कहना चाहते हैं कि ये सब कुछ मोदी साहब लेकर आए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय जाग रहे हैं, उनकी मेजॉरिटी जाग रही है। वो ये बुलिंग से बाहर आना चाहते हैं, वो मोदी साहब को लेकर आए हैं, मोदी साहब उनको नहीं लेकर आए। ये है मामला।
चूँकि जब भारत की मेजॉरिटी 2 टर्म से मैक्सिमम वोट नंबर से मोदी साहब को इलेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ इलेक्ट ही नहीं कर रहे, आप ये सोशल मीडिया पूरे का पूरा देख लीजिए। जो कन्वेंशनल मीडिया है उस पे पूरे की पूरी अजारादारी अभी भी बेशतर लेफ्ट के लोगों की है। मगर मीडिया मेन स्ट्रीम का भी अब चेंज हो रहा है, और सोशल मीडिया पे जिनको अपनी बात कहने की आज़ादी नहीं मिलती थी, गुंजाइश नहीं मिलती थी, वो अब सोशल मीडिया पे आ गए हैं। सोशल मीडिया पे लेफ्ट भी है, एलीट मुस्लिम्स का वो अशराफिया भी है, वो सारे लगा हुआ है। वो सारे का सारा नैरेटिव अब वहाँ पे आ रहा है। आपने गौर किया होगा, संजय दीक्षित जी का यूट्यूब चैनल हो, उनकी बुक्स हों, पुष्पेंद्रा जी की बातें हों, आप सुन रहे हैं, बहुत सारे मीडिया नए आ गए हैं, ऑर्गेनाइजर्स, राज्य इनके बारे में कहते हैं जी आरएसएस के हैं। मुझे आरएसएस का बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है, वो सेवा की, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स की है, उस तरह की चीज़ों के पीछे आते ही नहीं, फंडिंग भी नहीं करते। मैं दावे से कहता हूँ, उनका सिर्फ ये होता है हारमोनी रहे सोसाइटी में, और जो हमारा सेवा का है सिलसिला वो चलता रहे और इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स चलता रहे। वो तो इस काम में आते नहीं। लेकिन ये सारे का सारा अब राइटर्स का, ब्रॉडकास्टर्स का एक प्रोफेशनल जो है वो सामने आता चला जा रहा है। वो पैराडाइम बन रहा है और वो अब खुल के सामने आ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि अब इस नैरेटिव को हम आगे लेकर चलेंगे। खुद से ही एक तरह से वॉलंटियर वो सारे का सारा सिलसिला चल रहा है। एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, वाई द गल्फ कंट्रीज डिसओन पाकिस्तान, बीच में ये थोड़ी सी बातचीत से हटा हुआ है। ऑफ कोर्स जो पाकिस्तान का अपना नैरेटिव है, जो पाकिस्तान का अपना इस्लाम का परसेप्शन है, वही भारत की मुस्लिम एलीट भी चलाती है। इस्लामोफोबिया कार्ड प्ले करें, ये सारे काम करें। देखिए ना, अभी आरफा खानिम साहबा जब बातचीत कर रही थी ज़फ़र सरेशवाला साहब से, तो उन्होंने कहा 10% है ऑलमोस्ट दिल्ली की मुस्लिम पॉपुलेशन। तो फिर इतना ओवरवेलमिंग दंगे, इतने ज़्यादा वो सब कुछ क्यों है? इसलिए कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। जितना अनरेस्ट डेली राइट्स में हुआ, जो बाहर की ताकतों ने पैसा फेंका, चूँकि सदर ट्रंप गए हुए थे उन दिनों वहाँ पे, सदर ट्रंप को दिखाना था कितना अनरेस्ट है। वो मसला ही नहीं है, सदर ट्रंप के अपने मुल्क में सुबह शाम उससे ज़्यादा अनरेस्ट होता रहता है। तो कितनी बेवकूफ़ ये वहाँ की एलीट है कि बस सदर ट्रंप को दिखाएंगे हम। अब दुनिया बदल गई है, फॉर गॉड से। अब भारत ने सदर ट्रंप से या अमेरिका से या किसी कंट्री से डिक्टेशन लेनी है? तो पैराडाइम ये है दोस्तों, बड़ी सीधी सी बात है कि इंटेग्रेशन की ज़रूरत है। ये जो हमारी एलीट है, चाहे वो जावेद अख्तर साहब हो, वो कहते हैं मेरा कोई तल्लुक ही नहीं है रिलीजन से। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, नसीरुद्दीन शाह साहब हैं, कहते हैं कोई तल्लुक ही नहीं है। बड़े लोग हैं, हाई पेडेस्टल लोग हैं, आमिर खान है, शाहरुख खान है, सलमान खान है, सुपरस्टार्स ऑफ भारतीय सोसाइटी। कभी कभी कह देते हैं बाहर रहने के अब काबिल नहीं रहा, कोई कह देता है कि फिर कहाँ जाएँ, पाकिस्तान चले जाएँ, कहाँ जाएँ। तो जब आपका ये परसेप्शन होगा, भाई आप बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, इंटेलेक्चुअल्स तो नहीं है, लेकिन आप सब कुछ बन जाते हैं। वो जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसमें मेरा मन चाहता है, मैं कभी राब्ता करूंगा आरफा खानम शेरवानी साहिबा से, अगर वो कभी रज़ा, उनसे बातचीत करूंगा, टेलीविज़न पर लाइव करना चाहूँगा उनसे बात कि मोहतरमा हम आपसे समझना चाहते हैं। आप कहती हैं कि मुस्लिम इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है, हिंदूफोबिया की बात तो नहीं होती। वो कितना बढ़ रहा है, कितना रहा है भारत में? सिर्फ यही बात होती है कि सेकुलर हिंदू को ही होना है, तो मुस्लिम सेकुलर क्यों नहीं हो सकता? ये है इंटेग्रेशन का पैराडाइम, है ही इसी में कि आप अपने लिए और क्राइटेरिया रखते हैं, दूसरों के लिए और क्राइटेरिया रखते हैं। पाकिस्तान कहता है कि भारत सेकुलरिज्म के रास्ते से हटता हुआ हिंदू राष्ट्र के रास्ते पे जा रहा है और हम मदीना की रियासत बना रहे हैं। तो क्या ये क्या लॉजिक है? इन भारत हिंदू राष्ट्र बन भी जाए तो वो मदीना की रियासत या पाकिस्तान का इस्लामिक कंट्री नहीं हो सकता। तो आप कहते हैं कि हमें मदीना की रियासत बनना है
और आप सेकुलर रहें। ये है वो पैराडाइम। टैग टीवी सुपर चैट लाइव पर हम आपके साथ मौजूद हैं और आपकी बहुत सारी हमें जो है कंट्रीब्यूशंस भी आ रही हैं इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस, इन टर्म्स ऑफ डोनेशन। हेमंत अदवाल साहब ने भी वो मेरा 1 का नंबर 501 का उन सबको दोस्तों को पसंद आया। थैंक यू, धन्यवाद। अश्वंत तमंग साहब का यहाँ पे मैं देख रहा हूँ। न्यूजीलैंड से रूपी सिंह साहब हमें आलमोस्ट हर शो में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और बहुत सारे साथी। खैर थैंक यू। लेकिन मसला ये है कि आफ्टर ऑल ये जो अल्टरनेट नैरेटिव कैसे बिल्ट होगा? ये बिल्ट हो रहा है। भारत में बहुत अच्छे मैगजीन्स अब आ रहे हैं, उनको हक है अपनी बात लाने का। अब वो उन सबको कह रहे हैं ये आरएसएस रिलेटेड है। वो आरएसएस रिलेटेड अगर तो है नहीं अगरचे, और अगर हो भी फ़र्ज़ कीजिए तो क्या उनको हक नहीं है अपनी बात करने का? अब मैं इसको जोड़ता हूँ सिनेरियो को एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के चैप्टर के साथ। वो भी इसी बातचीत से जुड़ा हुआ है कि उनका भी वन वे ट्रैफिक है और ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है। इस पे मैंने कभी बात नहीं की है। जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका शिफ्ट कैसे हो रहा है। मैं इनकी बहुत कदर करता था, थोड़ी बहुत अभी भी करता हूँ, लेकिन भारत में जिस तरह अब अल्टरनेट मीडिया डेवलप हो रहा है भारतीयों की, मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस की वॉइस के लिए, उसी तरह अब इस तरह के इंस्टीट्यूशंस भी बनने होंगे। बने हुए हैं, आरएसएस भी उसी तरह का एक है, लेकिन वो सेवा पे, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स पे है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे भी उनको बात करना होगी, उनको अपने बोलने का राइट रहना होगा। इस पैराडाइम को मैं पहले वाले पैराडाइम के साथ जोड़ूंगा, मगर यहाँ पे मैं एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। जैसे ही भारत में रिसेंटली एमनेस्टी इंटरनेशनल के अकाउंट्स की तहकीकात शुरू हुई और सीबीआई और दूसरे इदारों ने जब उसकी तहकीकात की, को बीजेपी की सरकार ने बराह रास्त, पार्टी ने नहीं की, तो बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज सामने आई हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, ये सिर्फ बीजेपी की सरकार में नहीं हुआ, ये तो 2004, 2007, 2009 में भी हो चुका है, कांग्रेस की सरकारों में हो चुका है। उस वक्त एक मुस्लिम ऑफिसर होते थे, बहुत ही लाइक शकील अहमद साहब, वो ये एलिगेशन लगाते थे। तो लेकिन इस वक्त चूँकि मोदी साहब की सरकार है, कोई छोटा सा भी वाक़या इस तरह होगा तो बहुत शोर उठेगा। उस वीडियो क्लिप को दिखाने से पहले जो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने टीज़र डाला हुआ है कि हमें क्या हमारे साथ हो रहा है, उसमें वो एक पार्टी बन गए हैं। उससे पहले मैं आपको याद दिलाऊं, टैग टीवी के पेपॉल अकाउंट पर paypal.me/tagtv इंटरनेशनल पे आप हमें कंट्रीब्यूट कीजिए और ये कंट्रीब्यूशन बहुत ही बढ़िया तरीका है और ये 24/7 ऑल अराउंड द ईयर पॉसिबल है, आप कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ एमनेस्टी इंटरनेशनल के उस इशू की तरफ, उसको जोड़ूंगा इंटेग्रेशन और असिमिलेशन के इशू के साथ। देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल का वो टीज़र। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि ये वीडियो शेयर कीजिए जो अटैक कर रही है भारत की सरकार। एमनेस्टी इंटरनेशनल से मैं जानना चाहता हूँ, आप अपोजिशन है, आपका कोई बैर है, और भारत की सरकार, बीजेपी की सरकार के साथ तो आपका झगड़ा नहीं है, आपका झगड़ा तो डेमोक्रेसी के वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है उनके साथ है, वो आपकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अगर सरकार भी कर रही हो डायरेक्ट भी, तो उनका भी हक है।
बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, पहले हम कुछ क्वेश्चंस को भी साथ साथ देखते हैं। सर, चाइना इज़ नॉट पार्ट ऑफ द यूएन रेजोल्यूशन, पीपल से दे आर इन ऑफेंसिव इन लद्दाख टुडे बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370 रिमूवल, व्हाट इज़ ब्रिंगिंग देम इन कश्मीर इशू। अश्विन जी, बात बड़ी सीधी है, थोड़ी सी हट के आज के हमारे टॉपिक से, लेकिन हम हर तरह के क्वेश्चन का जवाब देंगे। चाइना तो है यूएनओ में, यही भारत ने, मोदी साहब ने यही अपना भी हक मांगा है, उनको हक मिलना चाहिए। लेकिन कश्मीर के इशू में चाइना पहले से इन्वॉल्व है, जब से पाकिस्तान ने उनको मुफ्त की ज़मीन दी थी 60s में कि ले लो, ये ज़मीन हमसे ले लो। अभी वो पाकिस्तान में काफ़ी घुसे हुए हैं। तो ये एक रीजनल मैस है, ये इस तरह ओवरनाइट नहीं जाएगा, इसको भी नैरेटिव से हम बदलेंगे। अब मैं आता हूँ एमनेस्टी इंटरनेशनल की उस दुहाई की वीडियो टीज़र की तरफ, जो अभी अभी आपने देखा। वो कहते हैं पूरी दुनिया के साथ शेयर करें। हमने भी शेयर कर दिया, लेकिन हम इसमें डिबेट करने के लिए शेयर कर रहे हैं। सीए की बात इस टीज़र में है, कश्मीरी मुसलमानों की बात है। एमनेस्टी के ये इस तरह के इदारे जब बने थे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के, इंटरनेशनल राइटर्स यूनियन फॉर फ्री एक्सप्रेशन एंड ऑल दोस, बहुत बढ़िया इनका कॉज था। लेकिन शिफ्ट कैसे आया इनमें? ये भी वही मल्टी कल्टी पॉलिसियों में फंस गए, पॉलिटिकल करेक्टनेस में फंस गए। फिर इनकी फंडिंग कहाँ से आती है? ये एक बहुत बहुत बड़ा कारण होता है शिफ्ट का। इनकी फंडिंग आती है एक्सट्रीम लेफ्ट के हलकों से, और वो जो एक्सट्रीम लेफ्ट के हल्के हैं वो फिर अपना एजेंडा भी साथ लाते हैं। और इनका एजेंडा फिर ये होता है कि हम वन साइडेड रहें और डेप्थ में न जाएं। अच्छा, कुछ कंट्रीज़ में, भारत में, इनकी जो फिनेंशियल इंडिस्क्रिपेंसीज हैं वो भी काफ़ी होती हैं, क्योंकि वो एक सोसाइटी का एक कल्चर अरसा दराज से करप्शन वाला चला आ रहा होता है, उसके भी आदी होते हैं, वो भी एक फैक्टर होता है। फिर वो, चूँकि भारत में ये एक हमेशा से इशू रहा कि फॉरेन फंडिंग इस तरह अनअकाउंटेड नहीं आनी चाहिए, पता हो कहाँ से पैसा आ रहा है, किस काम के लिए आ रहा है, और उस काम के लिए लग रहा है या नहीं लग रहा है। ये भारत का सिर्फ मोदी जी की सरकार का मामला नहीं है। मैंने अभी कोट किया था एमनेस्टी इंटरनेशनल, तो कांग्रेस की सरकारों में भी बंद रही, अब तो ये खुद ही बंद करके चले गए हैं, चूँकि इनके अकाउंट्स को फ्रीज़ किया गया है, उन पर तहकीकात हो रही हैं। पहले तो इनको बंद किया गया था 2004-09 में, कांग्रेस सरकार ने बंद ही कर दिया था, भाई ठीक है आपकी इंडिस्क्रिपेंसीज बहुत हैं, वो इस पे था। अच्छा, कश्मीर में जो ये नैरेटिव है पाकिस्तान का, या एमनेस्टी इंटरनेशनल वाले भी टो करते हैं कि जी वो लॉकडाउन लग गया था, ठीक है, आपके अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ठीक है, ये कंसर्न बात होती है, आप ज़रूर ये बात करें, मगर आपका स्टैंडर्ड कहाँ था जब कश्मीरी हिंदूज़ का जीनोसाइड हुआ था, जब उनको निकाला गया था? और मुसलसल जो वहाँ पे मसाइल हैं हिंदुओं के लिए, हेट्रेड है वहाँ पे, तो कहाँ पे आपका है? ये ला इलाहा इल्लल्लाह का जब वीडियो आया था तो क्या कहा था आपने? कभी एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से आया था कि ये सोसाइटी में डिवीजन नहीं चाहिए, ये हेट्रेड था ना ये वीडियो, ये नहीं चाहिए? कभी बात की थी एमनेस्टी इंटरनेशनल? नहीं की थी। एक ज़माना था कि वो राइटर्स तस्लीमा नसीम, सलमान रुश्दी, भाई हम उनसे एग्री करें ना करें, 21वीं सदी में रह रहे हैं, उनको हक है बात करने का, करने दें। आप अपनी बात कर लें, आप लिख के बात कर दें जी कि ये नहीं है उनका मौक़िफ़ ठीक। ये है ना सिविलाइज्ड वे। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम मोहम्मद का भी अगर रास्ता हो, उन पर एक औरत कूड़ा फेंकती थी, एक दिन नहीं फेंका तो आप उनके घर चले गए, कहा कि आपने क्यों नहीं फेंका, मैं आपकी सेहत के बारे में मुतफ़िक्र हूँ। तो प्रॉफिट हिमसेल्फ वॉज अ गारंटर ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और आप उनके अपने आप को लेगेसी को आगे लेकर जाने वाले कहते हैं आपसे बर्दाश्त ही नहीं कुछ होता, ज़रा भी कुछ बर्दाश्त नहीं होता। आप में से जो एलीट भी है वो भी इस्लामोफोबिया की बात कर रहे हैं, हिंदू फोबिया हो रहा है, कश्मीरी हिंदू का जीनोसाइड हुआ, वो आज भी प्रॉब्लम्स हैं। कभी नहीं बात सुनी, कभी मैंने को प्रोटेस्ट नहीं देखा। बांग्लादेश के मुसलमानों के साथ पाकिस्तान ने जो जुल्म सतम किया, कभी को प्रोटेस्ट हुआ भारत में उनकी सॉलिडरिटी के लिए कि भाई उनके साथ जुल्म हुआ था? तो ये सब क्या है? ये सब इंटीग्रेशन का मसला है ना, और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाले इदारों और एमनेस्टी वाले सिविल लिबर्टीज़ के ऑर्गेनाइजेशन का भी मसला है। अब मैंने पीछे कहा कि जिस तरह अब नया मीडिया सामने आ रहा है,
अपने नैरेटिव के लिए। हम भी उसका एक हिस्सा हैं। हमने क्यों बातचीत शुरू की थी कनाडा में? आपको याद होगा मैंने 10-12 साल पहले सबसे पहले तारिक फ़तेह जी का एक शो किया था। एक आपको अल्टरनेट बात देना चाहते थे। तारिक फ़तेह जी की बातों से मैं भी हर बात से इत्तेफाक नहीं करता, वो भी मेरी हर बात से इत्तेफाक नहीं करते, आप भी ना करें, लेकिन सुनना तो है हमें एक दूसरे को। मैं तो चाहता हूँ कि मौलाना मदनी साहब से भी मैं रब्ता करूँ, उनसे भी बातचीत लूँ, ज़फ़र सुरेश वाला साहब से भी मैं इंशाल्लाह जल्द रब्ता करूँगा, उनकी भी बातचीत सुने। बहुत बैलेंस लोग हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डिबेट्स हैं, सोसाइटी में डिबेट्स हों। ये जो आज की वेस्टर्न वर्ल्ड जो बनी है, वेस्टर्न वर्ल्ड फ्री डायलॉग की बेसिस पे, तो डायलॉग की बुनियाद पर हुई है, लेकिन वो डायलॉग ख़त्म होता जा रहा है। अब ज़रा सी बात करें इस्लामोफोब है, पुष्पेंद्रा जी बड़े ही नाजुक सवाल उठाते हैं, उनकी बुनियाद पर फिर वो कुछ सख्त बातें भी होती हैं, आप इस्लामोफोबिक और हेट मॉन्गर कह देते हैं। हमारे वो हिंदू पंडित साथी सुशील पंडित जी, वो बेचारे अपने दुख को एक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में लाते हैं, कभी कभी वो भी उस दुख में चुपती हुई बात कहते हैं, आप उनको रकेत देते हैं। कभी आपने उनके साथ जो जुल्म हुआ कश्मीरी पंडित्स के साथ, कश्मीरी हिंदुओं के साथ, कभी किसी ने बात नहीं की? मुझे तो याद नहीं पड़ता जवेद अख्तर साहब ने कोई नज़म लिखी हो कभी कश्मीरी हिंदुओं के जीनोसाइड पे, मुझे तो याद नहीं पड़ता। शबाना आज़मी ने कुछ कहा हो, नसीरुद्दीन शाह ने कुछ कहा हो, आमिर खान ने कोई फिल्म बनाई हो, अगर है तो ले आइए, मैं अपने आप को करेक्ट कर लूँगा। यही मामला एमनेस्टी इंटरनेशनल का है, सारा वन वे चल रहा है। तो ये जो वन वे का सारा मामला है, ये फिर ऑल्टरनेट इंस्टीट्यूशंस को, चाहे वो जर्नलिज्म के हों, चाहे वो सिविल लिबर्टीज़ के ग्रुप हों, उनको जन्म देता है। अभी ऑल्टरनेट सिविल लिबर्टीज़ के जो ग्रोह हैं वो बातचीत नहीं कर रहे हैं। देखिए, एक ज़माने में यही एमनेस्टी इंटरनेशनल और यही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के इदारे होते थे जो सपोर्ट किया करते थे सलमान रुश्दी के राइट को। वो ये कहते थे आप माने ना माने उनकी बात, ये सब सेपरेट थे, लेकिन ये कोई हक नहीं है कि आप किसी को कत्ल के फतवे दे रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, चार्ली हेब्डो में हो रहा है, तो ये तो नहीं है ना। तो वो इदारे भी या तो डर के खामोश हो गए हैं, या उनमें यही इस्लामिस्टों की इन्फिल्ट्रेशन हो गई है। मॉडर्न इस्लामिस्ट वो बड़े ख़तरनाक होते हैं, मैं आपको बता दूँ। टाई लगाई होती है, कभी कभी वो वाइन और विस्की भी पी रहे होते हैं, और वो जब ये बातें करते हैं, इस्लामोफोबिया हो गया, वो हो गया, कभी उन्होंने हिंदू फोबिया की, कश्मीरी हिंदू जीनोसाइड की बात नहीं की। भारत के कॉन्टेक्स्ट में मेरा पैराडाइम यही है कि इंटेग्रेशन और असिमिलेशन मुस्लिम्स की समाज में ना होने की वजह सबसे बड़ा जो कारण है, ये यही मुस्लिम एलीट और उनका सपोर्टिव जो लेफ़्ट का मीडिया, लेफ़्ट की सिविल लिबर्टीज़ की ऑर्गेनाइजेशन है। चूँकि ये वन वे नैरेटिव को लेके चल रहे हैं, उसी वन वे नैरेटिव को सुन सुन के हम जैसे जो रैशनलिस्ट हैं उनके कान पक जाते हैं। भारतीय जो हमारी हिंदू सिविलाइजेशन की मेजॉरिटी है वो भी रैशनलिस्ट होते हैं बेसिकली, कि कान पक गए हैं। फॉर गॉड सेक, कब तक ये हम आप का पहाड़ा सुनेंगे 2 दूनी 4 वाला? कब तक? कोई बात मेक सेंस भी तो करे ना। वही फैशनी जुमले, नए नए बच्चे जो बेचारे किसी भी कम्युनिटी से तल्लक रखते हैं वो सुनते हैं, उनको कूल लगती है बात। कूल लफ्ज़ पे ज़रा गौर कीजिए, ये कूल बहुत लगता है। ओहो, सो कूल। हाँ, इस्लामोफोबिया बहुत बढ़ गया, इसकी करनी चाहिए डिनंसिएशन। इट्स वेरी कूल टू डिनंसिएट इस्लामोफोबिया। ठीक है, अच्छी बात है आप कर, लेकिन दूसरा पहलू भी तो देख लेना कि भाई ये क्यों फियर आ रहा है। फोबिया क्या होता है? परसीव्ड फियर है ना। तो परसीव्ड फियर तो है, अपनी जगह पे छोटी चीज़ है। जब आपको इंग्लैंड में आप जाएं और आपको वो ब्रिज के ऊपर और सड़कों पे, फुटपाथों पे एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम बच्चे आके वो गाड़ियां ले आते हैं, अपने खंजर ले आते हैं, ऐसे ही राह चलते लोगों के साथ उनको मार देते हैं, तो उनका क्या कसूर? अभी पेरिस में हुआ हफ्ता पहले, अभी टोरंटो में एक बल्कि बर्लिंगटन में अभी पिछले दिनों एक पाकिस्तानी कैनेडियन मुस्लिम बच्चा ये पोस्ट कर रहा था कई अरसे से कि मैंने मारा है आईएसआईएस को ज्वाइन के। जब उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि वो अपने को प्रिटेंड कर रहा है और फैंटेसाइज कर रहा है।
और अब वो यहाँ की कह रहे हैं वो कोई बात नहीं है, फैंटेसाइज ही तो कर रहा था ना, किया तो नहीं था ना। यानी माइंडसेट है ये, माइंडसेट जहाँ जहाँ पहुँचेगा लोग पसंद करेंगे आपको, ये है वो मसला। अब एमनेस्टी का भी यही मसला है कि वन वे वो सारे कुछ घबरा गए, कुछ इस्लामिस्टों की इन्फिल्ट्रेशन हो गई, लेफ्ट तो वैसे ही घुसे हुए हैं बहुत। और वाकई ये क्वेश्चन है कि भाई कहाँ से आपकी फंडिंग आती है ये बातें करने के लिए, क्योंकि आपकी बातें वन साइडेड है ना मोस्ट होता। झगड़ा भैया बहनों भाइयों रैशनैलिटी और इरैशनैलिटी का है। ये है सिचुएशन बहुत ही गंभीर, और इस पे बातचीत हम कर रहे हैं। लाइव सुपर चैट है, चूँकि बातें ऐसी हैं कि मैं ख़ुद भी थोड़ा सा रैशनैलिटी के अंदर रहते हुए इमोशनल भी हो रहा हूँ। आपको याद दिलाऊं, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ जहाँ हम हैं आप वहाँ पे अपना लाइक का बटन दबाइए। मैं अब कोशिश करूँगा कि ज़्यादा आपके क्वेश्चन लूँ। मैं बहुत सारे क्वेश्चन नहीं ले रहा, मगर आ रहे हैं, मैं वो जो बातें कर रहा हूँ एक्चुअली उनका आंसर्स ही है। हमें आप डोनेट भी कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस, इन टर्म्स ऑफ आपकी डोनेशन, इन टर्म्स ऑफ योर कमेंट्स। और सबसे बढ़िया हमें कंट्रीब्यूट डोनेट करने का जो ज़रिया है वो पेपॉल पे अगर आपका अकाउंट है या आप बना लें तो हम बहुत ही शुक्रगुजार होंगे। paypal.me/tagtv international। ये हमारे हर वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन यूट्यूब पे आती है उसमें भी होता है ये लिंक, और ये स्क्रीन पे भी चल रहा है, आप देख रहे हैं सामने। तो और मैं बोल भी रहा हूँ, बहुत इजी है, paypal.me/tagtv international। मैं थोड़ी बातचीत को आगे जोड़ूंगा वर्ल्ड वाइड ये मुस्लिम इंटेग्रेशन और सिमुलेशन की। पैराडाइम बड़ा सिंपल है, मैंने बयान कर दिया। ये जो एमनेस्टी, सिविल लिबर्टीज़, ह्यूमन राइट्स के ग्रोह हैं, इनकी मैं आज भी कदर करता हूँ, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा अपने आप को एलियनेट कर लेते हैं ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ और वन साइडेड हो जाते हैं। अब इनके भी ऑल्टरनेट बनेंगे, जैसे मीडिया का अब ऑल्टरनेट दुनिया भर में बन रहा है, इसी तरह इनके भी ऑल्टरनेट बनेंगे। चूँकि इरैशनैलिटी पर मीडिया हो, सिविल लिबर्टीज़ के लोग हों, एलीट हों, बहुत लंबे अरसे तक अब नहीं चलने वाले। अब रैशनल थॉट और रैशनल फोर्सेस को ही लोग ज़्यादा सुनना पसंद करेंगे, इसीलिए शायद आप भी हमें सुनते हैं, पसंद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका। कैन समवन टेल व्हाट इज़ एमनेस्टी? आई लाइक टू नो, एक क्वेश्चन आया है। हाँ, ये मैंने अभी वजाहत की भाई, इनकी जो ओरिजिन थी वो यही थी कि हम ह्यूमन राइट्स की, सिविल लिबर्टीज़ की बात करेंगे। बहुत अच्छा ये बात है, लेकिन वो बातें करते करते ये इदारे हाईजैक होना शुरू हो गए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अपनी जो है वो एक तरह से मेक सेंस करना खोने लगे। लेकिन दुनिया में एक फैशन है, ओह माय गॉड, ये इदारे हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, इनको कुछ नहीं कहना, ये कुरान शरीफ हैं, ये बाइबल है, इनको नहीं कुछ नहीं कहना। लेकिन रैशनैलिटी दुनिया में बढ़ रही है। लोग क्वेश्चन उठाते हैं कि भाई आप कश्मीर में, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का जो चैप्टर है कश्मीर में बात कर रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रही कि कश्मीर में लॉकडाउन को स्पिल ओवर टेररिज्म से जोड़ा गया था। अगर वो लॉकडाउन ना होता तो स्पिल ओवर होना था टेररिज्म का। बता दीजिए इससे पहले टेररिज्म के कितने इंसिडेंसेस होते थे अगस्त 5 2019 से पहले। एमनेस्टी ये भी तो रिपोर्ट है ना, अब कितने कम हो गए। ठीक है, उसमें कुछ लोगों को दिक्कतें आई, मगर दिक्कतें उनके भले के लिए थी ना। ये एक रैशनैलिटी का मसला है। चलें, आप ना माने इस बात को भी, आप याद करें आपके रिकॉर्ड में कश्मीरी हिंदू जीनोसाइड कितना का आपने उठाया था। ये तो ज़रा पुराना वाक़या था, जब एमनेस्टी वगैरह जो थे ज़रा थोड़े बहुत रैशनल इदारे हुआ करते थे, तब भी नहीं उठाया था। अब तो आप बिल्कुल ही रैशनल हो गए। फिर हम सब इंसान हैं ना, हम सब इंसानों से इदारे चलते हैं ना। कोई ये बाइबल तो नहीं, कोई कुरान तो नहीं होता ना, ये जो होते हैं, मतलब बाइबल और कुरान पे भी लोग अपनी ओपिनियन तो दे सकते हैं ना। आप नेगरी करें ना करें, तो ये तो फिर इदारे हैं, इनका एक है तरीक़ाकार है। वो तरीक़ाकार सामने आ रहे हैं। इन्होंने अपना टीज़र चलाया, मैंने अभी आपको दिखाया था, एमनेस्टी ने दुहाई वाला टीज़र। वो टीज़र खुद बताता है ये पार्टी है। तो आपका ये सवाल कि एमनेस्टी आफ्टर ऑल है क्या, तो ये पार्टी बन चुके हुए हैं अब सोसाइटीज़ में। तो फिर भी इनकी अफादियत से हमें इनकार नहीं है, चलते रहें,
लेकिन अपने आप को रिन्यू भी तो करें ना। ये है मसला। हम ये नहीं कहते कि पुराने इंस्टीट्यूशन को ख़त्म कर दिया जाए, कैसे ख़त्म, आप चल सकते हैं, चलाएं अपने आप को, लेकिन आपकी क्रेडिबिलिटी, वैलिडिटी तब तक रहेगी, चाहे आप मीडिया हो, चाहे आप कुछ हो, जब आप अपने आप को रिन्यू करेंगे। मैं अमेरिका की तरफ आने वाला हूँ, सवालात में साथ साथ एड्रेस कर रहा हूँ, और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप हमें contribute in terms of your comments, in terms of your questions, in terms of your donations कर रहे हैं। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि आपके साथ मिलके हमने नैरेटिव का परिवार बिल्ड करना है, और वो रैशनैलिटी पे बेस करता हुआ होगा। आप हमें डोनेट, कंट्रीब्यूट 24/7 अराउंड द ईयर कर सकते हैं। टैग paypal.me/tagtvinternational, पेपॉल पे आप अपने अकाउंट बना लीजिए। ये सबसे बढ़िया तरीका होता है इंटरनेशनली एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूशन और डोनेशन, और वैसे भी अपनी मनी ट्रांसफ़र करने के लिए आपके दोस्त अहबाब में उनको गिफ्ट भेजना हो तो आप ये कर सकते हैं। paypal.me/tagtvinternational। अमेरिका की सिचुएशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट हुई कल रात को प्रेसिडेंट ट्रंप और जो बाइडन के बीच, और बड़ी गर्मा गर्मी रही, एक दूसरे को बहुत इंटरप्ट किया गया। फॉक्स न्यूज़ के एक बहुत ही सीजन्ड आदमी क्रिस वालिस ने उसको मॉडरेट किया, और ये क्वेश्चन भी सामने आ गया यश वर्धन साहब का, ताहिर जी योर व्यू ऑन ट्रंप एंड बाइडन डिबेट। मैं बिल्कुल इसी पे तो बात कर रहा हूँ। बहुत ही गर्मा गर्म डिबेट थी। पहले मैं उसका एक आपको क्लिप दिखाता हूँ, फिर मैं अपनी ओपिनियन देता हूँ। How you doing, man? How are you? I'm well. Did you use the word smart? So you said you went to Delaware State, but you forgot the name of your college. You didn't go to Delaware State. You graduated either the lowest or almost the lowest in your class. Don't ever use the word smart with me. Don't ever use that word. Oh, give me a break. Because you know what? There's nothing smart about you, Joe. You were a senator. And You're by the way, worst you were president America has ever had. Hey, Come Joe, on. let me just tell you, Joe. I've done more in 47 months. I've done more than you've done in 47 years, Joe. I'm not going to answer the question Why because wouldn't you answer that because question? the question is the radical left. Will you shut up, man? Listen, who is on your list, Joe? Who's on your list? Right, gentlemen, I think this we've is ended so this. He's going to pack the court. We have I'm not going to give a list. We have ended this segment. We're going to move on to the second segment. That was really a productive segment, wasn't it? You can't even say the word law enforcement, because if you say those words, you're going to lose all of your radical left supporters. And why aren't you saying those words, Joe? Why don't you say the words law enforcement? Because you know what? If they called us in Portland, we would put out that fire in a half an hour. Oh, my But the Lord. reason is that ridiculous. the Democrats that run these cities ridiculous. don't want to talk like you about law and order. Violent and you crime, still haven't mentioned. violent Are you in crime. favor of law and order? I'm in favor of law. You follow Are you it in and a little favor bit of law and order? Go yes, ahead, I'm say in it. favor. You asked a Everybody's in favor question, of let him finish. Law and order. loses Law left. and Let order. him- let him answer. Law and order with justice, where people get treated fairly. हमें बहुत सारी जो डोनेशन कंट्रीब्यूशंस यहाँ पे आ रही हैं सुपर चैट में, इसके साथ साथ हमें दोस्त बाप थोड़ा बहुत जो हमारा पेपॉल का है लिंक उसमें भी कर रहे हैं कंट्रीब्यूट, जिसका एड्रेस है लिंक है paypal.me/tagtvinternational। जो बाइडन और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच जो कल रात को डिबेट हुई, उस पर क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं, वो सब मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं, उनका एक ही बड़ा सीधा सा जवाब है। मेरा एनालिसिस है, कल रात को ही मैंने ट्वीट किया था कि प्रेसिडेंट ट्रंप एज़ यूजुअल एग्रेसिव रहे और जो बाइडन एज़ यूजुअल लॉस्ट और कंफ्यूज रहे। बहुत मुश्किल इलेक्शंस हैं। मैं ये नहीं कहता कि प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत आइडियल हैं, मगर अब हमें इन दोनों में से ही एक को अगला प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स देखना है। क्या अमेरिकन री इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को या जो बाइडन को? बहुत टाइट रेस है। मेरी पर्सनल ओपिनियन में जैसे भी हैं ट्रंप साहब बेहतर रहेंगे, चूँकि वो एक एग्रेसिव पॉलिसीज़ लेकर आ रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, एग्रेसिव भी है और कुछ चीज़ों को वो सॉल्व भी कर रहे हैं, तो वो कंटिन्यू रहेगी।
जो बाइडन साहब की सूरत में जो बाइडन अगर आते हैं तो वो अपने तौर पर तो इतनी पर्सनैलिटी उनकी ओवरवेलमिंग नहीं है, जो फिर इस्टेब्लिशमेंट के डिसीजन होंगे वो होंगे। ट्रम्प साहब तो इस्टेब्लिशमेंट को भी ललकारते रहते हैं, ठीक ठाक ललकारते रहते हैं। इस डिबेट में को 5-6 बड़े अहम इश्यूज थे। कोरोना वायरस का मसला था, कैसे हैंडल किया गया। इस डिबेट में जज एमी की जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने नॉमिनेशन की इस पे था, जो कि डेमोक्रेट चाहते हैं कि जज एमी जो हैं वो अभी ना हो, या कोई भी जज अभी ना हो, वो बाद में हो इलेक्शन के। लेकिन ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त अभी तो प्रेसिडेंट हैं, वो तो चाहेंगे कि उनके ख्यालात से मिलती जुलती जज आ जाएं। वो सारे का सारा ये भी एक मसला था। फिर इकॉनमी एक बहुत बड़ा मसला था, उस पर भी बातचीत हुई। प्रेसिडेंट ट्रंप के टैक्स का मसला था, इस पर भी बातचीत हुई। वो आप में से बेशतर ने देखी किस तरह की गर्मा गर्मी रही, ये आपने वीडियो क्लिप भी देखा। वो भी जो बात नहीं हुई वो असिमिलेशन और इंटीग्रेशन की थी, वो नहीं हुई बात। मगर एक्चुअली इस इलेक्शन में काफ़ी बड़ा मसला है, और वो बात इंडायरेक्ट हुई भी जब क्रिस वॉलेस ने, जो मॉडरेटर थे, उन्होंने जब ये क्वेश्चन उठाया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये बताइए कि आप क्या गारंटी देते हैं कि जो वाइट सुप्रीमेसिस्ट नेशनलिस्ट जिसको कहते हैं कोट अन कोट, वो नहीं इलेक्शन के रिजल्ट्स जब आएंगे तो उस पर रिटेलिएट करेंगे, आप क्या गारंटी देते हैं। सदर ट्रंप ने उल्टा सवाल फेंक दिया जो बाइडन की तरफ कि ये मुझे आप बताएं कि आपका लेफ्ट क्यों नहीं करेगा। उन्होंने इंतिफा का नाम लिया। अब जो बाइडन ने कहा इंतिफा तो कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, आइडियोलॉजी है, यानी वो अपनी तरफ से गोल कर गया, उन्होंने भी मानने को इनकार नहीं किया। देखिए ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि प्रेसिडेंट ट्रंप वाइट कार्ड खेल रहे हैं। अब ये अच्छी है बात, ये बुरी है, इस पे भी डिबेट हो सकती है, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि फिर ये पॉलिटिक्स में तो होता है। आप ये कहें कि प्रेसिडेंट ट्रंप वाइट का कार्ड ना खेलें, हम बाकी कलर्ड कार्ड सारे खेलें, ये है वो वन वे का मसला। आप ये कहें कि जो कई ऐसी कम्युनिटीज़ हैं वो इंटेग्रेट ना हो रही हों, इसिमिलेट ना हो रही हों, तो कोई मसला नहीं है, अमेरिका चलता रहेगा, कनाडा भी इसी मसले का शिकार है। तो आप अपने कलर्ड कार्ड खेलते रहें, प्रेसिडेंट ट्रंप अपना वाइट कार्ड नहीं खेल सकते। तो ये वही रैशनैलिटी और इरैशनैलिटी का मसला है। भारत में भी यही है कि आप मुस्लिम कार्ड तो खेलेंगे या और कुछ कार्ड खेल लेंगे, हिंदू कार्ड नहीं खेल सकते। तो फिर बनेगी एक ऑल्टरनेट रैशनल दुनिया, वही अमेरिका में बन रही है, काफ़ी बनी हुई है। और अमेरिका भी भारत की तरह एक बहुत ही डायनामिक डेमोक्रेसी है। आजकल कोविड की वजह से मैं अमेरिका नहीं जाता, मिस करता हूँ। बहुत खुल के डिबेट्स होती हैं अमेरिका में, भारत में भी हो रही हैं, लेकिन ये डिबेट्स हमारे कनाडा में नहीं होती। बहुत ही कूल हर चीज़ रखना चाहते हैं। यूरोप में भी बड़ा मसला होता है, भाई होनी चाहिए। जब ये इश्यूज हैं और ये इश्यूज दूसरी बाकी कम्युनिटी से उठाए जा रहे हैं, बहुत बुरी तरह उठाए जा रहे हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी है वो नहीं बात कर सकती। तो ये इस डिबेट में ये भी बात थी, आ गई इनडायरेक्ट तरीके से। और इस इलेक्शन में ये मुद्दा सीन और अनसीन दोनों तरीकों से आप देखेंगे। सदर ट्रंप के खिलाफ पूरी की पूरी मशीनरी है, पूरी दुनिया की मशीनरी लगी है कि यह शख्स री इलेक्ट ना हो। और मैं ये मानता हूं कि सदर ट्रंप को बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंट नहीं है, लेकिन चॉइस क्या है? क्या सदर ट्रंप या जो वहाँ का मेजॉरिटी का जो तबका है वो अपने आप को लूज कर जाए? यही चाहते हैं ना इरैशनल लोग। भाई आपकी बात तो वो जिसे कहते हैं ना आमना व सदकन, यानी वो एक, मैं भूल रहा हूँ, एक इस्लामिक एक्सप्रेशन है कि वो दिल से हम माने, मगर दूसरे की बात नहीं माननी। इससे क्या हो रहा है कि एक इरिटेशन दुनिया में जन्म ले रही है, बहुत बुरी। तो मैंने ये बात जोड़ दी उनकी डिबेट के साथ, उनके इस सारे नैरेटिव के साथ, और ये जुड़ी हुई है बात इनडायरेक्टली। ये दुनिया का एक ओवरऑल अब पैराडाइम बना हुआ है कि पूरी दुनिया में ये सवाल उठ रहे हैं कि आफ्टर ऑल ये वन वे ट्रैफिक क्यों है? वन वे ट्रैफिक वाले कहते हैं कि यही चलेगी,
अगर दूसरी चलेगी तो रेसिस्ट हैं, जीनोफोब हैं और आप इस्लामोफोब हैं, ख़त्म है बात। अच्छा, चीनी भी इसमें आ गया। चीनी से मेरी मुराद ये है कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी, वो भी कहते हैं कि ओ बहुत रेसिज्म हो गया क्या अमेरिका में। चीन खुद में मुसलमानों को मिलियंस एंड मिलियंस में कंसंट्रेशन कैंप में रखा हुआ है। मुसलमानों को सोसाइटी में किया ही नहीं जाता कबूल। अच्छा, मुसलमानों की बात तो छोड़िए, मुझे बता दें हमारे ब्लैक कम्युनिटी के लोग चीन में कितने हैं, वो कैसे रहते हैं। तो वो नहीं है रेसिस्ट। चीन का नो 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 वी आर वंडरफुल पीपल। हाँ, ये जो है ना सारे का सारा रेसिज्म ये भारत में है और अमेरिका में है। कनाडा, यूरोप हमारी बात सुन रहा है, जिस तरह हम चाहते हैं चल रहा है, तो ये ठीक है। अभी जब नहीं कोई बात जहाँ उल्टी होगी तो हम फिर पकड़ लेंगे, लेकिन अमेरिका और भारत तो बस बहुत ही ख़तरनाक है। तो ये दो बड़ी सोसाइटीज़ टारगेट में होती हैं इनके। भैया आप अपने पास से देख लो, तो तुर्की वाले देख लें उनके अंदर क्या हाल है, कोई बात नहीं कर सकता। लेकिन नहीं है कि वहाँ पे एमनेस्टी ठीक है, एमनेस्टी बात करती है तुर्की में जो होता है, लेकिन नहीं उस तरह की बात नहीं कर पाते फिर भी जो वो भारत में अटैक करते हैं, अमेरिका में अटैक करते हैं। तो ये वो इश्यूज़ हैं जिसकी बेस पर सारे का सारा प्रॉब्लम चल रहा है। वाई डजंट एमनेस्टी इंटरनेशनल गेट registered under the Foreign Contribution Regulation Act 2010 if their funding is coming from right sources? राहुल शर्मा जी ने क्वेश्चन किया, हमारे कंट्रीब्यूटर हैं हर लिहाज से। थैंक यू राहुल जी। बिल्कुल यही तो बेसिस थी जिसको बुनियाद बना के CBI और भारत के जो दूसरे इदारे हैं वो ये इनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं। ये नहीं है कि ये सिर्फ वन साइडेड है, वो छोड़ दीजिए। वो तो अब ये शोर डाल रहे हैं कि हाँ हम इसलिए कर रहे हैं, असल बेसिस ये है करप्शन है। यानी वो जो एक्ट है 2010 का, उससे पहले कांग्रेस की सरकारों ने इनको खींचना शुरू किया 2004, 7, 9 में, फिर वो एक्ट बना। तो उसमें उस ज़माने में तो मोदी जी की सरकार नहीं थी। तो एमनेस्टी बजाय कि इन बातों का जवाब दे, पोलिटिसाइज कर रहे हैं, एक अपोजिशन पार्टी बन गए हैं ना भारत में कि हम तो मारे गए, लुटे गए, हमारा ये वीडियो वायरल कीजिए। आप उनका वीडियो वायरल करें ना करें, मैं ये कहूँगा कि मेरा ये वीडियो ज़रूर वायरल कीजिए और हमारा पैगाम भी हर जगह पहुँचाइए कि हम ये जो पैरेलल नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ें, हमें कंट्रीब्यूट करें अपने कमेंट्स की शक्ल में, डोनेशंस की शक्ल में, क्वेश्चन की शक्ल में। और डोनेशन की सूरत में सबसे बढ़िया जो ज़रिया है वो पेपॉल का है, paypal.me/TagTV International, paypal.me/TagTV International पे हमें आप कंट्रीब्यूट करते हैं। ये सबसे बढ़िया ज़रिया है। कोई भी अमाउंट आपकी कंट्रीब्यूशन हो, व्हाट एवर यू लाइक, वो सबसे बढ़िया ज़रिया है वो उसमें आने का। बाकी सुपर चैट में भी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। विजय सैनी जी ने उनका आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं स्क्रीन पे भी आपको दिखा दें, और इसके अलावा जो हमारा साथ का चलता है उसमें भी आपको दिख रहा होता है। थैंक यू, थैंक यू। ये आपकी कंट्रीब्यूशन असल में मेरे साथ जुड़त की है, और मेरी आपके साथ जुड़त जो है वो अरसा दराज की है, पुरानी है। और ये जो पैरेलल नैरेटिव है या ये जो रैशनल नैरेटिव है, मैं भी बात कर रहा हूँ, बहुत सारे अब और भी साथी बात कर रहे हैं। हम सिर्फ डिबेट ओपन करने की बात करते हैं। हम सब का अपना अपना स्टाइल हो सकता है, लेकिन हम डिबेट ओपनिंग की बात कर रहे हैं। हम जो राइट्स नहीं हैं जिनके पास, जैसे हमारे हिंदू बहन भाई, उनके राइट्स ही नहीं रहे, मेजॉरिटी होने के बावजूद राइट्स ही नहीं रहे, तो ये हमें चुभता है कि भाई ये राइट्स वन में ट्रैफिक होता है क्या? अच्छा, फिर ये कहते हैं जी कि वो राइट्स उनके पास इसलिए नहीं है कि वो तो मेजॉरिटी हैं, और हैं ही उनके पास चूँकि वो मेजॉरिटी हैं। और दूसरा ये है कि अगर उनके पास राइट्स आ गए तो देखिए ना गुजरात में क्या हुआ था। अरे कोई खौफ खुदा करें, गुजरात का वाक़या पूरे कॉन्टेक्स्ट में फिर लेकर आए ना, नंबर तोड़ मोड़ के तो न लाए ना, और फिर उस वाक़ये से कुछ सीखें भी ना कि उस तरह की हरकतें नहीं करनी, वो इंस्टिगेशन, वो प्रोवोकेशन नहीं करनी। सबका नुकसान होता है। कम्युनिटीज़ के जब राइट्स होते हैं सबका नुकसान होता है। अब गवर्नमेंट्स भी हेल्पलेस हो जाती हैं जब इस मैस लेवल पे होता है। अभी देखिए ना दिल्ली में जब राइट्स किए, इन्होंने इंस्टिगेट किया, प्रोवोक किया, तो एकदम से सारी मशीनरी फॉर द टाइम बिंग हेल्पलेस हुई।
चंद घंटों के लिए, लेकिन उसके बाद फिर आपको मैंने पीछे वो वीडियो क्लिप दिखाया था इसी साल का फरवरी का, कि पुलिस के लोग किस तरह जाते हैं, वो बग़ैर किसी जैसे कहते हैं ना तखसीस के, हमारा उर्दू का एक वो मुश्किल सा शब्द है जिसके मानी ये हैं ईजी, कि बग़ैर किसी डिवीज़न के वो मिलते हैं लोगों से, कहते हैं कि भाई ये शहर, ये कम्युनिटी सब के लिए है, सबको सेव करते हैं। तो ये है भारत। अब ऑफ कोर्स कोई भी कम्युनिटी होगी, अब आप देख रहे हैं ना यूएसए में हर शहरों में हर रोज़ कोई ना कोई प्रोटेस्ट और कोई ना कोई दंगे और राइट्स हो रहे होते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है, यूएसए में हमेशा से होता रहा है। जब समाज बड़े होते हैं, कम्युनिटीज़ बड़ी होती हैं, तो ये सब कुछ होता है। इससे पहले कि हम वाइंड अप करें, मैं 2-4 क्वेश्चंस और लेता हूँ। कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आ रहे हैं हमारे पास। कश्मीरी पंडित्स की जीनोसाइड की बात क्यों नहीं करते एमनेस्टी इंटरनेशनल? राकेश भाई, यही तो मैं बार बार सवाल उठा रहा हूँ, आपको मेरा जवाब तो मिल ही चुका है। यही तो मसला है कि ये जो है ना इंटरनेशनल एमनेस्टी वाले और ये दूसरे, ये कश्मीरी हिंदू इनको नज़र नहीं आते, इनकी बात नहीं होती। ये उसके फिर मैं दोहराऊंगा कि इनके अपने अंदर इनके एजेंडे बन चुके हैं। इनके फाइनेंशियल कौन है, कौन पैसा दे रहा है, कौन इनके ऑफिसर्स हैं, क्या उनकी आइडियोलॉजी है, वो सारे के सारे फैक्टर्स इसमें आ रहे हैं। एक आध सवाल और लूँगा, फिर आज की इस सुपर चैट को हम वाइंड अप करेंगे। रूपी सिंह जी ने आई सेड, डू यू थिंक डू इंडियन गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट टेकिंग राइट एक्शंस अगेंस्ट खालिस्तान मूवमेंट? बिल्कुल बिल्कुल रूपी जी, थैंक यू, आपकी बहुत कंट्रीब्यूशन हर तरह से रहती है। आपका क्वेश्चन बड़ा ही बढ़िया है, बिल्कुल ही भारत ले रहे हैं। देखिए, मैंने खालिस्तानी सोच रखने वाले कई लोगों से बात की, मैंने कहा आपको क्या गिला है मोदी जी से? कहने लगे नहीं, उनसे वाकई गिला करना मुश्किल है। अंदर से वो कहते हैं, कभी रेवरेंस है, मेरी रेवरेंस है, हमारे से गुरु जो हैं, मैं उनसे ब्लेसिंग्स मांगता हूँ। बड़े लोग थे, बहुत ही रिस्पेक्टफुल लोग थे। मोदी जी पहुँचे होते हैं। इवन पंजाब की गवर्नमेंट के कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो तो कांग्रेस सरकार से है ना, कांग्रेस सरकार के साथ झगड़े रहे हैं ना, ये जो राइट्स 84 के थे। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब तो बहुत ही भला चाहते हैं पंजाब का। अब ठीक है, वो उस वक्त का एक खौफनाक राइट था, उसको भारत के कई कमीशंस बैठे, कईयों ने उसको डिनाउंस किया, अभी और भी काम होना है, वो दुख वाली बात है। लेकिन उसमें फिर वही वन वे बात तो नहीं होगी ना, कि उसमें ठीक है वो बेचारे जो हमारे सिख बहन भाई सैकड़ों की तादाद में 84 में, बल्कि कपल थाउजेंड्स जो शहीद हुए, उसके साथ साथ सैकड़ों की तादाद में हिंदू भी शहीद हुए और भी कम्युनिटीज़ के लोग हुए। बहुत दुख भरी वो दास्तान है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है, और ये समझना होगा हमारी सिख कम्युनिटी जो यहाँ पे रहती है, अमेरिका, कनाडा, यूरोप में। भारत में तो सिख बहन भाई समझते हैं, उनकी मेजॉरिटी समझती है कि भाई ये यहाँ कोई खालिस्तान वालिस्तान नहीं रहा। वो जहाँ से आया था, अभी कनाडा में एक रिपोर्ट एक बड़े थिंक टैंक की पब्लिश हुई, उसका नाम था खालिस्तान अ प्रोजेक्ट ऑफ पाकिस्तान। वो टाइटल ही सफिशिएंट है उसको एक्सप्लेन करने में, तो वो तो ख़त्म हो गया बात। टैग टीवी सुपर चैट जो है आखिरी में है, मैं मंजूनाथ भाई का 111 का रुपए का देख रहा था कंट्रीब्यूशन। थैंक यू वेरी मच मंजूनाथ भाई। वो एक का जब मैंने नंबर कहा शगन वाला, तो आप सब उस पर चल रहे हैं। थैंक यू। बहुत ही शगनी बढ़िया जेस्चर है। कीप डूइंग दैट। थैंक यू, मैं इस पर बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इसके साथ साथ हमें टैग टीवी के पेपॉल के लिंक पे आप पेपॉल का अकाउंट बनाएं, उसमें जो हमारी आपकी कंट्रीब्यूशन आती है वो हमें मैक्सिमम मिलती है। जो सुपर चैट में होता है बहुत ज़्यादा यूट्यूब को जाता है, लेकिन ये आपका एक कंट्रीब्यूशन है, ये आपकी एक जेस्चर है, हम इसको भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं। टैग टीवी का जो पेपॉल का अकाउंट है paypal.me/tagtv international। अभी एक सवाल मैं स्क्रीन पे देख रहा था अमित शुक्ला जी का कि सर पीएम मोदी यूएन स्पीच कश्मीर के बारे कुछ कहिए। मैंने पिछले शो में अमित भाई बहुत खुल के बातें की, मैं उसका खुलासा ही बयान करूँगा कि मोदी जी की जो स्पीच थी वो एक सोबर तकरीर थी, और वो इंडिया का जो पॉजिटिव रोल है दुनिया में उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया।
अब इमरान खान का भी मैं जिक्र करता हूँ, कोई कंपैरिजन तो वैसे नहीं होता है पाकिस्तान या इमरान खान का भारत से या प्राइम मिनिस्टर मोदी से, लेकिन इमरान खान की जो स्पीच थी वो फुल ऑफ रेटरिक, फुल ऑफ लाइज और फुल ऑफ प्रोपेगेंडा थी और बेकार थी। जी, अगर कोई एक आध और क्वेश्चन हो जिसको वाई अदर कंट्रीज़ आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन ऑन दीज ऑर्गेनाइजेशंस, नहीं बिल्कुल लिया जी, रशिया ने लिया था। खैर रशिया की अपनी सूरत हाल को आइडियल नहीं है, वहाँ कोई अच्छी डेमोक्रेसी नहीं है, उन्होंने लिया। टर्की ने भी एक दफ़ा किया था, कुछ और अरब कंट्रीज़ में भी लेते हैं। देखिए मैं एमनेस्टी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, एमनेस्टी का जो रोल रहा है उसके भी ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन ये जो शिफ्ट आ रहा है ना एमनेस्टी में फॉरेन फंडिंग की वजह से, और फिर इनके अंदर जो लोग घुसते चले जा रहे हैं अपने पॉलिटिकल एजेंडाज़ के साथ, और फिर एक्सट्रीम लेफ़्ट के लोग, यार एक्सट्रीम लेफ़्ट के लोग चले जाएं, हम नहीं कहते आप एकेडेमिया में मीडिया में ना जाएं, आप अपने आइडियोलॉजीज़ के साथ जॉब्स लें, काम करें, लेकिन दूसरों के लिए भी तो रास्ते हो ना, ताकि कोई बैलेंस आए उन इदारों में, कोई राइट का भी पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए, कोई रैशनलिस्टों का भी पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए। मेरे नज़दीक लेफ़्ट और राइट तो वैसे कोई रहा नहीं, उसका कारण ये है कि अब मैं तो रैशनलिस्ट और नॉन रैशनलिस्ट की बेस पे चलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शिवम लखनपाल जी जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उनसे पूछता हूँ, अगर कोई बहुत ही अहम सवाल हो आखिर में तो ज़रूर लाएं, मेरे सामने भी स्क्रीन पे आ रहे हैं क्वेश्चंस। तो ये मैं आखिरी सवाल लेता हूँ। सर, आई वांट टू नो फ्रॉम बलोच एंड सिंधी ब्रदर्स, आफ्टर 1970 वॉर वी डिडंट मेक बांग्लादेश पार्ट ऑफ इंडिया, वाई शुड वी मेक बलोच एंड सिंध पार्ट ऑफ इंडिया? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर उठाया जाता है। इसीलिए वैसे थोड़ी सी रिलेक्टेंस भी पाई जाती है भारत में इनकी सपोर्ट के हवाले से, क्योंकि बांग्लादेश को पार्ट नहीं बनाया था भारत का, तो उस वक्त की भारत की सरकार ने नहीं बनाया था ना। उनको चाहिए था कि वो उनके साथ कोई ऐसी डील करते, उनकी ऑटोनॉमी होती, वो बनते। लेकिन अब मैं यकीन से नहीं कह सकता कि भारत, अगर वो भारत कैसा होते तो भारत को प्रॉब्लम बनने थे या बढ़ने थे, लेकिन उनको इंडिपेंडेंट कंट्री बना दिया बांग्लादेश। मैं समझता हूँ अच्छा ही किया था, इसलिए कि कॉम्प्लिकेशंस नहीं आई और बांग्लादेश के साथ अच्छे तल्लुकात हैं भारत के। कहीं कहीं बीच में ये आता है इस्लामिस्ट फैक्टर, लेकिन आई होप कि बांग्लादेश की सरकारें इसको समझेंगी, भारत के साथ बिज़नेस पार्टनरशिप में इसी तरह चलती रहेंगी जिस तरह चल रही हैं, और तल्लुकात आगे बेहतर होंगे, बढ़ेंगे। अगर ये कभी बलूचिस्तान का इशू पाकिस्तान ने खुद हल ना किया तभी ख़राब होगा ना। सिंध का मसला पाकिस्तान ने हल ना किया, पख्तूनिस्तान का मसला हल ना किया, तो ये खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। उस सूरत में अगर ये कहना कि भारत उनकी शायद इसलिए फिर मदद नहीं करेगा कि ये भी बन के उनके अलग कंट्रीज़ बन के उनके लिए प्रॉब्लम ना हो जाए, यस ये एक फैक्टर भी है। लेकिन ये सब कुछ मैं कई शोज़ में कह चुका हूँ कि इंटरनेशनल जो उस वक्त की स्ट्रेटजीज़ होंगी उसमें ही सब कुछ होगा, और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज़ भी ऐसी तभी बनेगी जब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को नहीं सुधारेगी, जो मुश्किल लग रहा है। तो आइंदा आने वाले सालों में अगर ये ऐसी सूरत बढ़ती है, डेवलप होती है, तो फिर भारत वो कुछ करेगा जो इंटरनेशनल स्ट्रेटजी का हिस्सा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके साथ लाइव सुपर चैट में बहुत लोडेड एजेंडा था, एज़ यूजुअल खुल के बातें हुई। फ्राइडे को फिर इसी समय आपके साथ हाज़िर होंगे, भारत के समय के मुताबिक रात 10 बजे, पाकिस्तान के 9:30 PM और यूके के 5:30 PM, कनाडा ख़ास तौर पर हमारा ये जो ईस्टर्न है, टोरंटो, मॉन्ट्रियल और इसके साथ साथ ओंटारियो, मुझे ये कहना चाहिए ओंटारियो, क्वेबेक प्रोविंसेस के एतबार से, और यहाँ पर न्यूयॉर्क, DC जो नॉर्दर्न अमेरिका का यानी US का जो नॉर्दर्न पार्ट है उसका एक ही समय होगा 12:30 PM। बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, ट्विटर पे जाइए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। आपने सुपर चैट पे कंट्रीब्यूट हर एतबार से किया, कमेंट्स, आपके क्वेश्चंस, आपकी डोनेशंस, और डोनेशन के लिए 24/7 हमारा पेपॉल का अकाउंट का लिंक आपके लिए ओपन है, हमारे इस वीडियो में चलता रहेगा। हमारे बहुत सारे जो रीसेंट वीडियोज़ हैं उनके डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा है, मैं बोल भी देता हूँ। टैग TV का पेपॉल का अकाउंट है paypal.me/tagtv international। धन्यवाद, शुक्रिया, सत श्री अकाल। आज का टैग TV सुपर चैट लाइव देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।
Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.